स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतर तैयारी में सबसे ज़्यादा जो तैयारी का प्रोसेस होता है को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए और उसी आधार पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए ना। किस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है ना, किस टॉपिक से किस चैप्टर से पूछा जाता है, उसी चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टडी करना ये बेहतर स्टडी होता है और आप एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आसानी से कम समय में सक्सेस हो जाते हैं। तो उसी आधार पर हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार पुलिस का जो ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का आया है, जो सबसे लाटेस्ट आपका एग्जाम हुआ है 2024 में, वो सभी पेपर इसमें दिया हुआ है और सबसे लाटेस्ट एक जो पेपर है उसी पेपर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, जो कि 7 अगस्त 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था 5 पेपर में हुआ था। ठीक है, तो जिसमें हम लोग 3 पेपर का स्टडी कर चुके हैं, है ना। जो लोग नए जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा और ये पेपर नंबर 4 आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 7 अगस्त पेपर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, यदि एक वजन तोलने वाली मशीन आपका भार 50 किलोग्राम दिखाती है तो आपका वास्तविक द्रव्यमान क्या होगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रख लेना है सिंपल, कि जो मशीन है ना वो आपकी वास्तविक द्रव्यमान से वो कम दिखाता है ना, वास्तविक द्रव्यमान से वो कम दिखाता है। यानी कि 50 केजी दिखा रहा है तो आपका वास्तविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 50 किलोग्राम से अधिक हो जाए। आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो याद रखना सिंपल चीज़ें हैं, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं कि मशीन जो है ना, मशीन क्या करता है, वास्तविक द्रव्यमान से वो कम दिखाता है, थोड़ा सा ही कम दिखाता है लेकिन वो कम दिखाता है। ठीक है, यानी कि आपका वास्तविक द्रव्यमान यहाँ पर 50 किलोग्राम से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने की चीज़ क्या है, एक क्या होता है, भार होता है ना, एक होता है द्रव्यमान। तो भार क्या होता है, वो बदलता है। ठीक है, भार बदलता है, जबकि द्रव्यमान पूरे यूनिवर्स में समान रहता है ना, कहीं भी ले जाइए द्रव्यमान सेम रहता है। ठीक है, तो जैसे भार बराबर होता क्या है, ये आपको फॉर्मूला भी याद रखना है। भार बराबर होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो भार बराबर हो गया mg। ठीक है, ये याद रखना है। भार एक क्या बल है जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण द्रव्यमान पे ये प्रभाव डालता है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है क्या, देखिए पहले तो इसको समझ लीजिए कि जो मशीन है ना, तुला पाठ्यांक क्या करता है, वास्तविक भार माइनस उत्प्लावन बल जो है ना, जैसे कि मशीन है इस पर जो जैसे आप खड़ा होते हैं, ठीक है, इस पर जब खड़ा होते हैं तो ये जो एक उधर से जैसे खड़ा होते हैं तो आपका वजन लगता है इस पर, ठीक है, और इधर से एक वजन लगता है जो कि वायु का उत्प्लावन बल कहलाता है। तो तुला का पाठ्यांक क्या होता है, वास्तविक भार माइनस उत्प्लावन बल बराबर होता है तुला का पाठ्यांक होता है, ये मशीन बताती है। ठीक है, यानी कि सिंपल समझिए, मशीन क्या है, आपका वास्तविक द्रव्यमान से कम बताता है। ठीक है, तो अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसको समझना है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि पृथ्वी पर आपका भार 60 न्यूटन है, पृथ्वी पर आपका भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर आपका भार कितना होगा। तो चंद्रमा पर कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है ना, इसका 1/6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 न्यूटन हो जाएगा। चंद्रमा पर क्या होता है, पृथ्वी पर भार का 1/6 भाग होता है ना, यानी कि पृथ्वी पर आपका भार अगर 60 kg है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा ना। यहाँ पर अगर पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना हो गया, 10 न्यूटन है। ठीक है, इसी प्रकार आपको कुछ भी पूछे, जैसे कि आपको बोल दे कि 30 न्यूटन है पृथ्वी पर तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, तो 1/6 कर देंगे ना, 6 से भागा दे देंगे, यानी कि 5 न्यूटन हो जाएगा चंद्रमा पर आपका भार। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। लेकिन यही अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर आपका भार है 60 न्यूटन तो चंद्रमा पर केजी पूछेगा, मतलब द्रव्यमान। पृथ्वी पर आपका वजन जो है, द्रव्यमान जो है आपका 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो वहाँ पर भी 60 केजी ही होगा, है ना, क्योंकि द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान सेम रहता है। तो भार पूछेगा तो 1/6 हो जाएगा, द्रव्यमान पूछेगा तो सेम हो जाएगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद में रखना है। ठीक है, भार का एसआई मात्रक क्या होता है, तो भार या तो बल का एसआई मात्रक पूछे तो क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, और केजी यानी कि द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो केजी होता है ना, किलोग्राम होता है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब क्या बहुत आसान चीज़ें लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, ये याद रखना है। या और यहाँ पर बात कर लेते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वही होता है। ठीक है, ये याद रखना है। स्मॉल जी का मान पूछे कितना होता है, तो 9.8 है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। स्मॉल जी का मान याद हो गया। फिर कैपिटल जी का भी मान पूछा जाता है तो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 और इसका होता है एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीज़ें अति महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक अस्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब क्या होगा।
ठीक है। तो देखिए, एक अस्थिर इलेक्ट्रॉन पर जब एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो इसमें कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि चुंबकीय बल है ना केवल गतिशील आवेशों पर कार्य करता है, ठीक। ये अस्थिर इलेक्ट्रॉन पर ये कार्य नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अस्थिर रहता है ना। एक अस्थिर इलेक्ट्रॉन पर जब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन अस्थिर ही रहेगा, क्योंकि ये जो चुंबकीय प्रबल चुंबकीय क्षेत्र जो है ये किस पर काम करता है, गतिशील आवेशों पर ये काम करता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना है। और यदि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होता तो चुंबकीय बल उसकी दिशा को बदल सकता था, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब रही बात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था, ठीक। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, कब, तो 1897 में किया था, है ना। ये भी याद रखना है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था 1886 में। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन इसका नामकरण रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज पूछे तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था 1932 में, ठीक है। और इस पर कौन कौन सा आवेश होता है ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या मिलान करना है, पिच, प्रबलता, प्रतिध्वनि और चिकित्सा में ध्वनि का उपयोग। तो इसमें जो पिच होता है, पिच क्या होता है, पिच को ही बोलते हैं तारत्व, और ये होता है क्या, ध्वनि की पिच जो है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। और आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। यहाँ पर क्या होगा, हर्ट्ज, है ना। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। तो यहाँ पर ए का सी हो गया। प्रबलता की बात करें तो प्रबलता ध्वनि का गुण है, और ध्वनि का वह गुण है जिसमें क्या है, जैसे कि आवाज़ जो हम लोग है ना तेज या तो कम सुनाई देता है, वही होता है प्रबलता, ठीक है। तो ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। तो डेसिबल कहाँ है, ऑप्शन यहाँ पर डी में है ना। तो डेसिबल प्रबलता का हो जाएगा डेसिबल, है ना। एक ये दो का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। रही बात 3 का, तो प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या होता है, तो प्रतिध्वनि किसको बोलते हैं, जैसे कि जो स्रोत हो, अपरावर्तक स्रोत जो होता है ना, वो जैसे कि आप यहाँ से बोलते हैं दीवार से टकरा कर आपके पास आवाज़ आ जाता है तो वो प्रतिध्वनि कहलाता है ना। तो परावर्तन, ध्वनि का क्या होता है, परावर्तन होता है। तो प्रतिध्वनि हो जाएगा 3 का ए हो जाएगा, ध्वनि का परावर्तन, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न में पूछा जाता है कि प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, तो 17 मीटर होना चाहिए, ठीक है, वो भी ध्यान रखना है। अच्छा, चिकित्सा में ध्वनि का उपयोग ये किया जाता है, जो चिकित्सा में ध्वनि का उपयोग जो ये क्या कहलाता है, तो ये स्टेथोस्कोप में प्रयोग इसका किया जाता है ना। 4 का बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो फिर से समझिए एक बार, पिच हो गया डेसिबल, प्रबलता हो गया आपका पिच हो गया आपका हर्ट्ज, है ना। पिच जो कि तारत्व है, आवृत्ति हो जाता है, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक होता है हर्ट्ज। तो पिच हो गया हर्ट्ज में, 1 का सी हो गया। प्रबलता का हो गया डेसिबल, और प्रतिध्वनि हो गया ध्वनि का परावर्तन, और चिकित्सा में ध्वनि का उपयोग ये स्टेथोस्कोप में किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी मूर्ति बिहार में किस स्थान पर बनाई जा रही है और बनाई गई है, तो ये बनाया गया कहाँ, बोध गया में, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोध गया इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ी, है ना, लेटी हुई मूर्ति प्रतिमा ये है, जिसकी लंबाई कितनी है, ये 100 फीट लंबी है, और ये रिक्लाइन बुद्धा यानी कि ये लेटी हुई मूर्ति है कहाँ, बोध गया में, ठीक है। यही है ये चीज़, ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाया गया है पूछे तो ये वियतनाम द्वारा बनाया गया है, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर सभी याद रखना है, ठीक है। जैसे कि ये लंबाई पूछेगा आपको तो 100 फीट आंसर हो जाएगा, ठीक। और बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बनाई गई थी, तो मथुरा कला में बनाया गया था। ये सभी अति महत्वपूर्ण है, मथुरा कला में। और सर्वाधिक मूर्तियाँ जो है ये गंधार शैली में बनाया गया, ठीक है। सर्वाधिक मूर्तियाँ गंधार शैली में बनाया गया है। अगर पूछे आपसे कि सबसे पहले किस वंश के दौरान बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी, तो कुषाण वंश के दौरान सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी, ठीक है। और भी चीज़ें क्या याद रखना है यहाँ पर, जैसे गौतम, यहाँ बार आए गौतम बुद्ध के बारे में, तो गौतम बुद्ध से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इनसे रिलेटेड सभी चीज़ें आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 BC में हुआ था, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, सभी ध्यान से सुनना है, ठीक है। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनका माता का नाम क्या था, महामाया। पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम शुद्धोधन था। बचपन का नाम इनका था सिद्धार्थ, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया में हुआ था ज्ञान की प्राप्ति, और पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, और इसी को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। और किस नदी के किनारे हुआ था, तो फल्गु नदी के किनारे होता। फल्गु नदी का पुराना नाम था निरंजना नदी, ठीक है। फल्गु नदी
कि फल्गु नदी से याद रखना, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम फल्गु नदी पर ही बनाया गया, ठीक है। गौतम बुद्ध की बात करें कि पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और ये क्या कहलाया था, तो ये कहलाता धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया था, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश पूछे कहाँ दिया था, सर्वाधिक श्रावस्ती, सर्वाधिक श्रावस्ती, ऐसे याद रखना, सर्वाधिक श्रावस्ती, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। और इनकी मृत्यु कहाँ होती, कुशीनगर में। ये तीनों जगह कहाँ, उत्तर प्रदेश में। कौन कौन सा, देखिए पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया था सारनाथ, सर्वाधिक श्रावस्ती यानी श्रावस्ती, और मृत्यु हुआ था कुशीनगर में यानी कुशीनगर। ये तीनों सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर, ये तीनों कहाँ, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुआ था, तो 483 BC में हुआ था, 483 BC में इनका मृत्यु हुआ था। और इसे कहा गया महापरिनिर्वाण कहा गया ना, इनकी मृत्यु की घटना को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया, ठीक है। ये सभी चीज़ें ध्यान रखना। और एक प्रश्न है क्या, त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये किस धर्म से संबंधित है, तो आपके दिमाग में आ गया होगा बौद्ध धर्म, लेकिन नहीं। त्रिरत्न आपसे पूछे त्रिरत्न, तो त्रिरत्न दोनों में होता है, ठीक है, जैन धर्म में होता है, बौद्ध धर्म में भी होता है। तो त्रिरत्न जो सम्यक ज्ञान बोलेगा, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, तो वो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। ये चीज़ कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ध्यान रखना है। और त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धर्म संघ, ये पूछे तो हो जाएगा बौद्ध धर्म, ठीक है। फिर से समझिए, याद कर लेना है, ताकि देखिए त्रिरत्न देखते ही कई लोग बुद्ध धर्म आंसर टिक कर देते हैं, लेकिन त्रिरत्न दोनों में है। तो त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, ये जैन धर्म हो गया। और त्रिरत्न बुद्ध धर्म संघ, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 2000 की बात करें, देखिए ईस्वी वाला प्रश्न जब भी आपके सामने आए तो आपको इस तरह से आपको पढ़ना है कि जब भी ईस्वी वाला है तो उससे रिलेटेड उसी ईस्वी में और भी कोई अगर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो उसको एक साथ रिवीजन करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा, ईस्वी वाला बहुत सारा प्रश्न आता है, कन्फ्यूजन भी हो जाता है, भूल भी जाते हैं, और इस तरह से करने से क्या होगा, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और याद भी रहेगा, ठीक है। तो 2000 ईस्वी में और क्या क्या बोल सकते हैं, तो पूछेगा क्या, छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 2000 ईस्वी में हुआ था। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, तो 2000 ईस्वी में हुआ था। और झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था पूछे, तो ये 2000 ईस्वी में हुआ था। इसको याद रखना भी आसान है, छप्पर उरा झार के, है ना, यानी छत्तीसगढ़, उरा से हो गया उत्तराखंड, और झार के यानी झारखंड, और ये तीनों का गठन हुआ था 2000 ईस्वी में। ये 1 नवंबर के हुआ था, ये 9 नवंबर को, और ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड का गठन हुआ था, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें 2000 में कितने 4 क्वेश्चन आ गए आपको। बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना 2000 ईस्वी में, और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य के गठन भी 2000 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब इसी टाइप का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है क्या, BPSC का, है ना, बिहार लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था, तो BPSC का गठन कब हुआ था, 1949 में हुआ था, ठीक है। 1949 में और क्या क्या हुआ था, 1949 में ही RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और 1949 में ही नाटो की स्थापना भी हुआ था, है ना, नाटो की स्थापना कब हुआ, 1949 में हुआ था, ठीक। अब बात करते हैं, और इससे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या आएगा, जैसे बिहार राज्य मानव अधिकार पूछा, तो उसी प्रकार आपको याद रखना है कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1993 में हुआ था, है ना। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुआ था। अब क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ महत्वपूर्ण, कि राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है, तो राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष हाई कोर्ट का न्यायाधीश, या तो हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, है ना, यही बन सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाई कोर्ट का न्यायाधीश या तो हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। राष्ट्रीय जो मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त जज बन सकता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। ये क्वेश्चन और यहाँ पर ले लेना, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को और क्या होता है, तो नोबेल पुरस्कार भी 10 दिसंबर को दिया जाता है, ठीक है। और करेंट अफेयर में याद रख लेना क्या, बिहार मानवाधिकार आयोग ने सर्वसम्मति से सेवानिवृत्त पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनंत मनोहर बदर को अपना नया अध्यक्ष चुना, यानी कि बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है, तो अनंत मनोहर बदर है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो सेंट्रल लेवल का है उसका अध्यक्ष कौन है, तो वी रामा सुब्रमण्यम है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में हुआ है, तो मंत्रिमंडल जो शब्द का प्रयोग तो ये हुआ है अनुच्छेद 352 के 3 में हुआ है ना, अनुच्छेद 352 के 3 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। देखिए इसमें हुआ था क्या, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग 352 में इसलिए होता है कि 352 का जो अनुच्छेद 352 का 1 है, इसके तहत क्या है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक संघ के मंत्रिमंडल द्वारा इसे लिखित रूप से आपातकाल की घोषणा करने के लिए न कहा जाए,
ठीक है। ये चीज़ें यहीं पर मंत्रिमंडल शब्द का यूज हुआ था, यानी कि जो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात है ना, अनुच्छेद 352 में है, तो उसी में ये कहा गया कि संघ के मंत्रिमंडल द्वारा जब लिखित रूप में जब तक न दिया जाए तब तक राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा नहीं करेगा, ठीक है। तो यहीं पर आंसर आया हुआ था इसका 352 के 3 में ये शब्द दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 350 का 2 में क्या है ना, 350 में क्या है, अनुच्छेद 372 में क्या है और अनुच्छेद 74 में क्या है, ठीक है। 350 के ए में है प्राथमिक स्तर पर मातृभूमि में शिक्षा की सुविधाएं देने से संबंधित है, और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से संबंधित है, और अनुच्छेद 74 में वर्णित है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, है ना। अनुच्छेद 74 में एक आ गया, और राष्ट्रपति अपनी कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा जो मंत्रिपरिषद सलाह देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब बात आई है क्या राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति से महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है वो सभी यहाँ पर रिवीजन करेंगे। देखिए राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है ना, राष्ट्रपति के अनुच्छेद की बात कर लें, जैसे कि 52 से ये है 61 तक, है ना, 62 तक है, ठीक है। तो 52 से अनुच्छेद 52 में पूछे क्या, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है। अनुच्छेद 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 54 में है क्या, राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा और राज्य की विधानसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होता है, ठीक है। अनुच्छेद 55 में क्या है, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाएगा। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, है ना, कार्यकाल इसमें दिया हुआ है। और अनुच्छेद 57 में क्या है, अनुच्छेद 57 में पात्रता आयु नागरिकता, जैसे कि राष्ट्रपति का आयु जो होता है न्यूनतम कितना 35 वर्ष होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, ये सब अनुच्छेद 57 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 58 में पात्रता दिया हुआ है, और अनुच्छेद 59 में शर्तें दिया हुआ है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 60 में, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग दिया हुआ है, और अनुच्छेद 62 में है राष्ट्रपति का जो पद रिक्त रहता है उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। और भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जैसे कि राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 76 के तहत करता है, ठीक है। राष्ट्रपति CAG जिन्हें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 148 के तहत, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न डायरेक्ट आपसे आ जाएगा अगर पूछे कि भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 76 में, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 148 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरबी बांध किस नदी पर स्थित है, तो मोरबी बांध ये है मक्छू नदी पर है, ठीक है। मोरबी की घटना बांध है ना, टूट गया था, ये गुजरात में ये बहुत बड़ी घटना हुई थी, है ना, 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, तो यही करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये मोरबी बांध जो है मक्छू नदी पर है, ये कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब रही बात क्या, कोसी नदी की, तो कोसी नदी बिहार का शोक नदी कहा जाता है। BPSC में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी पूछे तो कोसी नदी हो जाएगा। और कोसी नदी ये कहाँ से निकलती है, तो नेपाल के हिमालय से निकलती है, और ये बिहार के कटिहार जिले में कुर्सेला के पास गंगा में मिलती है ना, कुर्सेला के पास, बिहार के कटिहार याद रखना है ना, कटिहार जिले में ये कुर्सेला के पास गंगा में मिल जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और 2 अति महत्वपूर्ण यहाँ से याद रखना है का, दुर्गावती बांध पूछे किस नदी पर है, तो दुर्गावती नदी पर है, कैमूर और रोहतास में ये स्थित है, ठीक है। और तिलैया बांध किस नदी पर है, तो बराकर नदी पर है, ठीक है। तिलैया बांध बराकर नदी पर, ये कहाँ है, झारखंड के कोडरमा में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, C3H8 किस समजातीय श्रृंखला से संबंधित है। अब इसका ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है, एल्काइन, एल्किन्स, एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स, ठीक है। अब देखिए 3 चीज़ें आपको बार बार बताते हैं, क्या क्या, एल्काइन है ना, देखिए पहले बताते क्या, एल्केन, ठीक है, एल्केन, और एक होता है एल्किन, और एक होता है एल्काइन, है ना। ये तीनों से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें क्वेश्चन पूछा जाता है, एल्काइन। ये तीनों को फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एल्केन के क्या होता है, CnH2n+2 होता है, ठीक है। और एल्किन का क्या होता है, CnH2n, केवल H2n होता है, ठीक है, CnH2n। और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, ये डायरेक्ट फार्मूला भी आपसे पूछा जाता है। एल्केन का फार्मूला क्या होता है, तो CnH2n, देखिए CnH2n सब में रहेगा, ठीक।
और एल्केन में क्या होता है, +2 हो जाता है। एल्किन में कुछ नहीं, एल्किन सिंपल रहता है, एल्किन है ना, CnH2n। और एल्काइन माइनस, एल्काइन में माइनस है ना, ऐसे रिलेट कर लेना है। एल्केन ऐसे होता है, एल्केन यानी प्लस इसमें 2 है, ठीक है। अब क्या है पूछा कि देखिए इसमें क्या हुआ, C3 लिखा है ना, क्वेश्चन आपसे पूछा C3H8, इसमें क्या हुआ देखिए, इसमें कौन सा इसमें फॉर्मूला सेट हुआ देखिए, Cn, ठीक है। उसके बाद क्या 2CnH2n, तो 2n का मतलब क्या हुआ कि 2 गुना है ना, 3 दूनी 6। अब फिर क्या हुआ, +2 करेंगे तो ये 8 आया ना। तो ये किस पर आधारित है, इस पर है ना, देखिए ये फॉर्मूला इस पर सेट है, Cn फिर क्या H2n +2 है, यानी कि 3 दूनी 6 और +2 8 हुआ है ना। तो ये एल्केन पर है, तो ये किसका समूह का हो गया, तो एल्केन समूह का हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, एल्केन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, ये तीनों का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। अब इसी तरह जैसे आपके से पूछ दिया जाए, जैसे आपसे पूछा जाएगा क्या एग्जाम में, जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा इसी से रिलेटेड, इसी तरह का आपसे पूछ लिया जाए क्या कि एथेन जो होता है ना, एथेन का फॉर्मूला होता है C2 और H6, ये किस समजातीय श्रृंखला से संबंधित है। तो इसमें भी अगर देखेंगे 2 दूनी 4, अब +2 हुआ है, 6 हुआ है, यानी कि 2n + 2 हुआ, तो यानी एल्केन समूह का हो गया, ठीक। उसी प्रकार आपसे ये फॉर्मूला है आपका किसका, प्रोपेन का, ठीक है। और ब्यूटेन का पूछ लिया जाए C4 और H10, ये क्या है, ये इसी पर है, 4 दूनी 8 और +2, ठीक है, यानी कि CnH2n +2, तो ये भी हो गया एल्केन समूह का, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर द्रव्यों का क्वथनांक क्या होता है। अधिक ऊंचाई पर द्रव्यों का क्वथनांक नीचे मतलब घटता है ना, गिरता है। अधिक ऊंचाई पर द्रव्यों का क्वथनांक क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जैसे कि प्रत्येक है ना 540 फीट की ऊंचाई पर क्वथनांक क्या होता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, ठीक है, यानी कि कम होता है। ऊंचाई पर जाने पर क्वथनांक कम होता है। क्वथनांक कहते किसको है, तो वह ताप होता है क्वथनांक जिस पर कोई भी द्रव क्या होता है, उबलने लगता है, ठीक है, वो क्वथनांक कहलाता है। जैसे जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक होता है, ठीक है। अच्छा, दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको जानना है। दाब बढ़ने से क्वथनांक का मान बढ़ता है ना, यानी कि समानुपाती होता है, ठीक है। दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तेल एवं जल का मिश्रण पृथक किया जा सकता है। तेल एवं जल का मिश्रण किससे अलग किया जाता है, तो पृथक्करण कीप द्वारा इसे अलग किया जाता है, ठीक है। पृथक्करण कीप द्वारा इसे अलग किया जाता है, ठीक है। देखिए जल और इसको पृथक्करण कीप द्वारा इसको अलग ऐसे आसानी से किया जाता है कि जल का क्या होता है, जल की तुलना में तेल का घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो जल पर क्या होता है, जल है ये, ठीक है, इस पर तेल क्या होता है, तैरने लगता है ना, तैरने लगता है। तेल क्या होता है, क्योंकि तेल का जो घनत्व होता है जल से कम होता है, तो तेल क्या होता है, ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो जल में तेल क्या होता है, ऊपर तैरने लगता है। तो तेल जल को क्या करते हैं, नीचे से इधर निकाल लेते हैं और ऊपर तेल बच जाता है, ठीक है। तो पृथक्करण कीप द्वारा ऐसे निकाला जाता है इसको, ठीक है। अच्छा, जल में तेल डालने से क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ठीक है। जल में तेल डालने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और तेल पानी पर तैरने लगता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। रही बात क्या, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसे बोलते हैं, तो ठोस से सीधे गैस में बदलना, ये ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहलाता है। और इसका ठीक उल्टा क्या होता है, गैस से सीधे ठोस में बदलेगा तो वो निक्षेपण कहलाएगा, ठीक है, डिपोजिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज और चीनी यात्री फाहियान निम्न में से किस स्थान के बारे में जीवंत विवरण दिया है। तो किसके बारे में ये जीवंत विवरण दिया है, मेगास्थनीज और फाहियान ने, तो ये दिया है पाटलिपुत्र के बारे में, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया पाटलिपुत्र, ठीक है। अब यहाँ पर 2 अति महत्वपूर्ण नाम है जहाँ से और भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन सा है, मेगास्थनीज और फाहियान, ठीक है। पहले इसको ये समझिए कि जो मेगास्थनीज है ये कौन था, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था, ठीक है। तो कई बार मालूम ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि मेगास्थनीज कौन था, तो एक राजदूत था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था जो कि 315 है ना, 315 BC में ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया था ये मेगास्थनीज, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। और इसने तत्कालीन मौर्य साम्राज्य तथा पाटलिपुत्र का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया था तथा पाटलिपुत्र को इसने क्या, पोलीब्रोथा कहा। पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज ने क्या कहा था, तो पोलीब्रोथा कहा था, ठीक है। ये याद रखना है। अब इनकी एक पुस्तक आपको ध्यान रखना है क्या, इंडिका, है ना। इंडिका पुस्तक के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज। याद कैसे रखना है, इंडिका को रिलेट करना है इंडिया से और मेगास्थनीज को रिलेट करना है मेगा खनिज से, यानी कि इंडिया में मेगा खनिज है, यानी कि इंडिका के लेखक कौन हो गया, मेगास्थनीज हो गया, ठीक है। ये हो गया मेगास्थनीज की बात है। यहाँ 2-3 प्रश्न आपको याद रखना है। इंडिका के लेखक हो गया मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था और पाटलिपुत्र को इसने
पाली बरोथा कहा था। ठीक है, अब रही बात फाहियान की। फाहियान से क्या आया था क्वेश्चन, तो फाहियान ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये आया था फाहियान। ठीक है, और ये कब, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये 399 से 411 ईस्वी में आया था और बौद्ध धर्म ग्रंथ की खोज में ये भारत आया था। ठीक है, फाहियान से पूछा जाता है आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न ज़्यादातर यही आता है कि किसके समय ये शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। जैसे कि ह्वेनसोंग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और ये दोनों ह्वेनसोंग और फाहियान ये चीनी यात्री था। ठीक, फाहियान ने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की थी, ये भी प्रश्न पूछा गया, याद रखना। फाहियान अपनी यात्रा बंगाल से शुरू किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ था, तो रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपके सामने क्या आया है, रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ, 1905 में हुआ था। तो 1905 में और भी कोई चीज़ें हैं तो वो भी याद रखना है। जैसे यहाँ पर आपको याद रखना है रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ था, 1905 में। तो 1905 में और क्या क्या हुआ था, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था, है ना, 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है। और रही बात ड्यूमा के, तो ड्यूमा जो है ये ड्यूमा की स्थापना किसने किया था, तो जार निकोलस द्वितीय ने किया था ना। ड्यूमा की स्थापना जार निकोलस द्वितीय ने किया था। और ड्यूमा बर्खास्त कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था ना। ड्यूमा को जब 1917 में क्या हुआ था, रूसी क्रांति हुआ था, तो रूसी क्रांति के समय ये ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया था। 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसको ड्यूमा का गठन हो गया 1905 और बर्खास्त कब किया गया था, 1917 में। ठीक है, अच्छा ड्यूमा, एक क्वेश्चन आता है कि 1905 में रूसी संसद को किस नाम से जाना जाता था, तो ड्यूमा के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ड्यूमा किस देश का संसद का नाम है, तो ये रूस के संसद का नाम क्या है, ड्यूमा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद में रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों से कब युद्ध किया और जिसमें असफल रहा था, है ना। कब अंग्रेज़ों से युद्ध किया था और वो असफल रहे थे, तो ये 2 अगस्त 1857 में ये असफल रहे थे। ठीक है, देखिए 1857 की क्रांति के दौरान आरा पर कुंवर सिंह का अधिकार पूरा हो गया था। ठीक है, लेकिन अंग्रेज का उसमें क्या हुआ, अंग्रेज जब पहला प्रयास इसको हराने किया था तो अंग्रेज हार गया था और ये कुंवर सिंह विजयी हुए थे। ठीक है, लेकिन दूसरा प्रयास में मेजर विसेंट आयर के नेतृत्व में अंग्रेज किया था और बीबीगंज की लड़ाई में कुंवर सिंह को 2 अगस्त 1857 को पराजित कर दिया था। तो किस लड़ाई में, बीबीगंज, है ना, बीबीगंज की लड़ाई में वीर कुंवर सिंह को ये अंग्रेज़ों ने परास्त कर दिया था 2 अगस्त 1857 को। ठीक है, और कुंवर सिंह से बहुत प्रश्न आता है, बिहार के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था, 13 नवंबर 1777 में हुआ था, है ना, 1777, है ना, 1777 और 1666 में किसका जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो 1777 में वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था कहाँ, जगदीशपुर, जो कि भोजपुर में है, बिहार के भोजपुर जिला में है। ठीक है, तो 1777 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु कब हुआ, 26 अप्रैल 1858 में इनकी मृत्यु हुआ था, जगदीशपुर में हो गया था। ठीक है, रही बात क्या, यहाँ से क्वेश्चन आता है, बार बार रिपीट होता है कि 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। पूछे जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था, तो वही आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न और भी आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे पूछा जाएगा क्या झांसी से नेतृत्व किसने किया था, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था, जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था, कानपुर से नेतृत्व किसने किया था, ठीक है, लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था, ये सभी प्रश्न पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। दिल्ली से पूछा जाएगा, ठीक है, और एक पूछा जाएगा आपको फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था, तो झांसी से किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और इलाहाबाद से किसने किया था, इलाहाबाद से नेतृत्व किया था लियाकत अली, है ना, इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था, लियाकत अली। और कानपुर से नाना साहेब ने किया था, है ना, नाना साहेब। और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। और फैजाबाद से किसने किया था, है ना, दिल्ली से आपको बहादुर शाह द्वितीय, जो कि बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल सम्राट था, बहादुर शाह जफर, ये आपको मालूम है। और फैजाबाद से नेतृत्व किया था अहमदुल्ला शाह ने किया था, अहमदुल्ला शाह ने किया था। ठीक है, अहमदुल्ला शाह आपको याद रखना है। ठीक, तो इतने सारे चीज़ें यहाँ पर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, NFSA, है ना, NFSA का फुल फॉर्म पूछा क्या है, NFSA, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, है ना। तो NFSA का मतलब है राष्ट्रीय खाद्य
सुरक्षा अधिनियम, और ये अधिनियम कब पारित हुआ था? 2013 में पारित हुआ था, ये याद रखना है आपको। और इसी तरह आपसे पूछा जाएगा क्या, पीडीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? पीडीएस है ना, पीडीएस का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1947 में हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देश तुलनात्मक रूप में ज्ञान का एक नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक व अन्य सामाजिक विज्ञानी साथ साथ काम करते हैं। तो इसमें क्या होगा? यह है विकास की सततता। विकास की सततता तुलनात्मक रूप में ज्ञान का एक नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक व अन्य सामाजिक विज्ञानी साथ साथ काम करता है। ये विकास की सततता में, जिसको एक तरह से क्या बोलते हैं? सतत विकास भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो गया विकास की सततता। ठीक है, रही बात गरीबी और बेरोजगारी का नियंत्रण। तो देखिए, गरीबी और बेरोजगारी में क्या, गरीबी का मतलब क्या होता है? बुनियादी ज़रूरतें जैसे कि भोजन, कपड़ा और मकान जैसी ज़रूरत को पूरा करने में उसके पास पर्याप्त धन ना हो, तो उसे गरीबी, उसे परिभाषा आप बोल सकते हैं कि वो गरीब है। ठीक है, बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करता है लेकिन रोजगार में असफल रहता है। मुद्रास्फीति की बात करें तो मुद्रास्फीति में क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है। ठीक है, यही लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, दो ही लाइन बताएंगे जो कि अति महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाता है। मुद्रास्फीति में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है, और मुद्रास्फीति में क्या होता है? ऋणी को लाभ होता है। क्या होता है? ऋणी जो डेब्टर होता है, यानी कि लेने वाला है ना, ऋणी जो कर्ज लेता है उसको लाभ हो जाता है। मुद्रास्फीति में जो कर्ज लेने वाला है, ऋणी है, उसे लाभ होता है, और ऋणदाता जो होता है, क्रेडिटर, उसको हानि होती है ना, ऋणदाता को हानि होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दी गई आकृति में ए बी और सी डी समांतर है ना, ये जो ए बी है और सी डी समांतर है। ठीक है, इसको बड़ा करके भी दिखा देंगे आपको, है ना, ए बी और सी डी समांतर है। ठीक है, देखिए एक भी क्वेश्चन आप छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न बताया जाएगा। ठीक है, चाहे वो हार्ड हो, चाहे इजी हो, चाहे है ना मीडियम हो, वो सभी प्रश्न आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल पर आप बने रहें, एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं जाएगा और बहुत आसानी तरीके से आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक, तो ए बी और सी डी यहाँ समांतर है, और कौन क्या बोला? कौन पी क्यू, मतलब कौन ए पी क्यू 60 डिग्री है, यानी कि यहाँ ए पी क्यू यहाँ पर जो 60 डिग्री दिया हुआ है इसी के बारे में बताया है। ठीक है, ये दिया हुआ है, और आपका कौन, इसको बोल सकते क्या, ऐसे बोल सकते डी पी बी, या तो कुछ भी बोल सकते बी पी डी, ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, मतलब इतनी चीज़ें दिया हुआ है। और पूछा गया आपसे क्या मालूम? ये सभी पूछा गया आपसे। देखिए यहाँ क्या क्या पूछा गया है कि कौन एक्स का मान बताना है, कौन वाई का मान बताना है, जेड का मान बताना है और एफ का मान बताना है। ये सभी का मान आपसे पूछा गया। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, अब इसको क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले जो आसान तरीका, इसमें सबसे आसान जो निकालना है क्या है? ये सरल रेखा पर क्या होता है? कोण जो होती है, सरल रेखा पर कुल कोण होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए सरल रेखा पर ये जो दिया हुआ है, सरल रेखा पर तो कुल 180 डिग्री होगा, तो इसमें 60 दिया हुआ है और 30 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना हुआ? 60 और 30 90 हो गया, और तो ये बच गया कितना? टोटल मिला के 180 होना चाहिए, तो ये 90 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 है ना, 90 90 180 हो जाएगा। तो वाई का मान कितना आ गया? 90 आ गया। ठीक है, वाई का मान 90 आ गया। अब ऑप्शन में देखते हैं वाई का मान 90 कहाँ है, तो यहाँ है। ठीक है, बाकी वाई का मान ये गलत दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है, यानी आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसको जांच करने की जरूरत नहीं है, 100% करेक्ट आंसर आपका निकल गया। ठीक है, इस तरह से मार के निकल जाइए। ठीक, तो इस तरह से आसानी, कितना आसान है। ठीक, तो इसको आप इस तरह से आप बना के निकल जाएगा। लेकिन और भी निकालना चीज़ें, तो सीखने के लिए और भी चीज़ें जान लीजिए। देखिए अब निकालना बाकी चीज़ें क्या क्या पूछा है, जैसे एक्स का मान निकालना है, तो क्या होता है? दो समांतर रेखाएं होती है ना, तो एक तियर्क रेखा काटती है, तो ये तियर्क रेखा जब काटा ना, तो ये जो एकांतर कोण समान होता है, यानी कि जो एक्स है ना, एकांतर कोण इसको बोलते हैं। जैसे इसका राइट साइड, इसका लेफ्ट साइड, ये एकांतर कोण क्या समान, यानी एक्स का मान क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर इसमें देखिएगा जेड का मान निकालना है, तो इसका इस साइड का और ये समान हो जाएगा, यानी कि ये कितना जेड है, तो यहाँ पर ये एकांतर कोण 30 डिग्री है, यानी इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ भी 30 डिग्री हो जाएगा। जेड का मान निकल गया। एफ का मान निकालना है, तो एफ का क्या होगा? इसका एकांतर कोण, और ये जो रेखा इसको काटे है समांतर रेखा को, तो इसका एकांतर कोण ये हो गया टोटल, है ना, ये टोटल हो जाता है, यानी कि एफ का जो कितना मान होगा इसके बराबर होगा, यानी ये 60 था और ये निकला था 90, तो 915, यानी कि एफ का कितना आ जाएगा? 150 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से निकालिएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सारी चीज़ें, एक्स का मान 60 डिग्री, सभी चीज़ें दिया हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि 15 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि क्या होगा? तो 15, इस डायरेक्ट इसको लिख लीजिए, बनाने का तो बहुत
आसानी से, लेकिन इसको आसान समझने के लिए आसान तरीका यही है, 15 किताबों का क्रय मूल्य है ना, कॉस्ट प्राइस है, क्या बोला कि 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्रय मूल्य है, यहाँ विक्रय मूल्य, दोनों का रेशियो करिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया हुआ थाने प्रतिशत आसानी से निकल जाएगा। तो इसको क्या करिए, विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य कर दीजिए, यानी कि SP बटा CP हो गया। तो ये इधर किए तो ये 20 वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 15/20 हो गया। अब देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ 20, विक्रय मूल्य दिया हुआ आपका 15, तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि कितना हो रहा है ना, 20 क्रय मूल्य था, 15 में ये बेचा है, तो 5 यहाँ 5 की हानि हो रही है, कितना पर, क्रय मूल्य कितना 20 है ना, गुना 100 करिए, आंसर आ गया। तो 5 चौक 20, 4 से इसको काट दिए, 25% हानि हो रही है ना, आंसर कहाँ जाएगा, 25% कहाँ, ऑप्शन नंबर डी में है, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेल्टा प्रदेश में उच्च भागों में पुरानी कौप मृदा को किस नाम से जाना जाता है। जब भी बोले पुरानी आपको अच्छे से बताएं। देखिए जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है मुख्य रूप से, एक होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी और एक होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी किसको बोलते हैं, नवीन, और एक होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो नवीन में क्या होता है, देखिए नवीन में क्या होता है, जिसको नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर भी कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। तो खादर इसको याद कैसे रखेंगे मालूम, जैसे क्या होता है, जहाँ वर्ष भर पानी आते रहता है, जिस क्षेत्र में वर्ष भर पानी आते रहता है तो उसको मिट्टी को क्या करता है, जैसे पानी बार बार यहाँ आएगा तो मिट्टी क्या खोदेगा इसको, है ना, खोद के लिए चला जाएगा, तो खोद के लिए चला जाएगा और ये हमेशा नया भी रहेगा, तो ये नया वाला क्या कहलाएगा, खोदेगा, यानी खादर ये कहलाएगा। ठीक है, अब पुरानी ये बांगर कहला जाएगा, इसमें मिट्टी क्या खोदेगा नहीं, पानी आता ही नहीं है, तो ये ऊँचा भी हो जाता है ये, और ये मिट्टी पुरानी हो जाती है, तो ये बांगर कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रख लेना, ये क्या कहलाएगा, खोद के ले जाएगा, ये खादर कहला जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या, पुरानी मृदा है ना, तो पुरानी क्या कहला जाएगा, बांगर, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, मिट्टी से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो मिट्टी से रिलेटेड सभी प्रश्न आपको याद रखना है। क्या क्या, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और सबसे उपजाऊ मिट्टी पूछे तो वो भी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, और मिट्टी की बात करें कि चाय और खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो वो लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। काजू की खेती के लिए पूछेगा तो काजू की खेती के लिए लाल लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होता है वो काली मिट्टी होता है, जिसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और उसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। और क्या याद रखना है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये 42वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 42वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के राय मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ गया था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या हुआ था कि इसके माध्यम से हुआ था, अनुच्छेद 74 का 1 में ये दिया गया था कि संशोधन करके कि राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है। ठीक है, तो इसमें फिर ये थोड़ी सी इसमें राहत मिली थी कि पुनर्विचार के लिए इसे लौटा सकता है, फिर जब मंत्रिपरिषद उसको लौटाएगा तो उसे मानना बाध्य होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब ये जो 42वां संविधान संशोधन है और 44वां, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई प्रश्न पूछा जाता है। 42वां संविधान संशोधन में क्या क्या हुआ, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, और एक क्या हुआ, मूल कर्तव्य को पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में ही मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द को भी 42वां संविधान संशोधन के तहत ही 1976 में ही जोड़ा गया था। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1978 में हुआ, और इसमें क्या हुआ था, तो जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार से हटाया गया था। 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में ही हटाया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। और मूल कर्तव्य की बात कर लें तो मूल कर्तव्य किस भाग में है, वो भी ध्यान रखना है। तो 4 का ए में है, यानी 4 का को में है, और अनुच्छेद 51 का ए में है। ठीक है, मूल कर्तव्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में आता है। ठीक, याद रखना है, यहाँ से कई तरह से पूछा जाएगा। जैसे पूछा अभी क्या, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, तो 22 भाषाएं। ठीक है, एक बार पूछेगा क्या, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची, आंसर कर देना है। ठीक है, अब यहाँ बात करते क्या, और भी प्रश्न क्या क्या आता है, जैसे देखिए मूल संविधान में 14 भाषा थी, बाद में 8 भाषा जोड़ी गई है। ठीक है, तो ये जो 8 भाषा बाद में जोड़ी गई, यहाँ से प्रश्न आपसे एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सा भाषा कब जोड़ा गया ये याद रखना है। तो 8 भाषा, 14 के बाद 8 भाषा चलते हैं। ठीक है, तो पहला 14 के बाद आया था सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था, तो 1967 में जोड़ा गया था, याद रखना है। ऐसे सिंधी 67 थोड़ा सा हिंट करके याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होता है। जैसे एग्जाम में मान के चलिए आपको ऑप्शन दे दिया 1965, 1966, 1967 और 1964। ठीक है,
तो आपको एग्जाम में ये थोड़ा सा हिंट मिल जाता है, सिंधी सड़सठ, सिंधी सड़सठ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा किस में मारना है, तुरंत सिंधी सड़सठ वाला टिक कर देना है आंसर, ठीक है। तो इसको ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर लेना, सिंधी सड़सठ, सिंधी सड़सठ, यानी सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया था, ठीक है। अब बात करते हैं, एक भाषा हो गया, और नेपाली है ना, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये इसको जोड़ा गया था 1992 में, ठीक है, 1992 में। इसको याद रखना, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषा को कब जोड़ा गया, 1992 में। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आता है कि मणिपुरी भाषा को कब जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, तो 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है। अब 4 भाषा है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, ठीक है, बोडो, डोंगरी और मैथिली, संथाली, ठीक है। ये भाषा को कब जोड़ा गया था, तो 2003 में जोड़ा गया था, ठीक है। इसको याद रख लेना है, इसको आसानी से याद रहेगा आपको, बोडी डोंगरी, बोडो डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। ये 2003 में जोड़ा गया। इसमें मैथिली जो है ये आपके बिहार के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैथिली भाषा को कब जोड़ा गया था, 2003 में, ठीक है। और ये देखिए 2003 ऑप्शन में नहीं रहे तो 2004 आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। ये लागू हुआ था 2004 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये 2003 में जोड़ा गया था, ठीक है। और ये जो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि वो कौन कौन सा संविधान संशोधन था, जैसे सिंधी भाषा जो 1967 में जुड़ा था वो 71वां संविधान संशोधन था, ठीक है। और ये नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जो था वो कौन था, 21वां, है ना, 21वां संविधान संशोधन था। और ये बोडो डोंगरी, मैथिली, संथाली जो है ये 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था, ठीक है। ये सभी चीज़ें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश की कौन सी मिठाई को जीआई टैग मिला था, तो इसमें मिला था तिरंगा बर्फ़ी, है ना, तिरंगा बर्फ़ी मिठाई का नाम है, इसको जीआई टैग दिया गया था अप्रैल 2024 में, ठीक है। बात करते क्या, जीआई टैग के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है। तो भारत में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग जो है ये एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1999 में पारित हुआ था। पहला जीआई टैग किसको दिया गया था, भारत के किस उत्पाद को दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को मिला था पहला जीआई टैग, ठीक है। और दार्जिलिंग की चाय कहाँ का है, ये वेस्ट बंगाल का है ना, पश्चिम बंगाल का, और इसको 2004 में पहला जीआई टैग मिला था, ठीक है। दार्जिलिंग की चाय के उत्पादक सबसे पूछे तो असम हो जाएगा, ठीक है। 2025 में बिहार के गया जिले का स्टोन आर्ट को जीआई टैग दिया गया, ये याद रखना है ना। 2025 में बिहार के स्टोन आर्ट को जीआई टैग दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का आयोजन उमरोई मेघालय में किया गया था। तो क्वेश्चन सिंपल है कि शक्ति जो है ये किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो शक्ति है ये भारत और फ्रांस के बीच है ना, शक्ति भारत और फ्रांस के बीच है, और भारत और फ्रांस के बीच 3 है, ठीक है। कौन कौन है, एक शक्ति हो गया, एक वरुण हो गया और एक गरुड़ हो गया, ठीक है। ये तीनों भारत और फ्रांस के बीच है। अब देखिए सैन्य अभ्यास से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका एग्जाम आने वाला है, आप बिहार एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, चाहे एसएससी रेलवे, सभी एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन लगेगा, इसलिए संयुक्त सैन्य अभ्यास को याद करना महत्वपूर्ण है, ठीक है। चाहे आपको कितना भी टाइम लगे, चाहे मेहनत करना पड़े, इसलिए यहाँ पर संयुक्त सैन्य अभ्यास आपको पूरा बताते हैं डिटेल में, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि गरुड़ जो सैन्य अभ्यास है ये किस बेस के बीच हुआ था, तो ये गरुड़ शक्ति, वो था क्या, गरुड़ है भारत फ्रांस, लेकिन गरुड़ शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के बीच है, भारत और इंडोनेशिया के बीच है, ठीक है। और विनवेक्स ये किसके बीच है, भारत और वियतनाम के बीच है। तो विनवेक्स इसको याद रखना है, ऐसे नाम से भी याद रहेगा, वियतनाम है ना, ये जो विन वियतनाम, और बाकी भारत तो रहेगा ही, ठीक है। तो बस इसको रिलेट करना, विन यानी कि वियतनाम के साथ है, भारत और वियतनाम के साथ है। आस्ट्रा हिंद किसके बीच है, तो नाम से याद रहेगा, आस्ट्रा यानी ऑस्ट्रेलिया, भारत तो रहेगा ही, ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच है, ठीक है। वज्र प्रहार, देखिए अमेरिका के साथ 3-4 सैन्य अभ्यास है जिसको आपको याद रखना है, और तीनों चारों जैसे थोड़ा सा रिलेट करना है, क्या नाम जो है ना थोड़ा सा प्रभावशाली रहेगा, जैसे वज्र प्रहार, अमेरिका भी देश प्रभावशाली है ना, तो ताकतवर है, तो उसका नाम उसी से रिलेट थोड़ा सा कर लेना ताकि याद रहेगा आपको। वज्र प्रहार ये किसके बीच है, तो भारत और अमेरिका में। युद्ध अभ्यास ये भी भारत और अमेरिका में। टाइगर ट्रंप ये भारत और अमेरिका के बीच है। सी डिफेंडर्स, ठीक है, सी डिफेंडर्स देखिए आपको आसानी से याद हो इसलिए सबको एक साथ यहाँ पर आपको सजा कर लाए हैं, ठीक है, जैसे अमेरिका के साथ सभी एक जगह यहाँ पर है, ठीक। वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रंप, सी डिफेंडर्स और तर्कस, ये भारत और अमेरिका के बीच ये सैन्य अभ्यास है सभी पांचों, ठीक है। वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रंप, सी डिफेंडर्स। डिफेंडर्स का मतलब क्या, बचाव करना। सबसे ज़्यादा डिफेंडर्स वाला देश कौन सा हो, ज़्यादा बचाव खुद को कर सकता है कोई भी चीज़ से, तो वो अमेरिका है, ठीक है। तो वो सी डिफेंडर्स अमेरिका। तर्कस ये भी अमेरिका के साथ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स किसके साथ है, तो सिम्बेक्स है ये भारत और सिंगापुर के बीच है, इसको नाम से याद रहेगा, है ना, SI यहाँ सिम है ना, सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर के साथ है, सिंगापुर और इंडिया, ठीक है। मालाबार ये है, तो ये
किसके बीच है? तो ये क्वाड देश जो होता है ना 4, उसमें जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान है, ये इसके बीच है ये मालाबार सैन्य अभ्यास है। भारत क्वाड देशों में कौन कौन देश शामिल होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान है। फिर एक काजिंद सैन्य अभ्यास, ये किसके बीच है? तो काजिंद से नाम से याद रहेगा, काजिंद कजाकिस्तान, काजिंद कजाकिस्तान के साथ है। अल नजाह ये ओमान के साथ है। अल नजाह भारत और ओमान, अल नजाह भारत और ओमान। वरुण ये भारत फ्रांस बता दिए, शक्ति भारत फ्रांस बता दिए, गरुड़ भारत फ्रांस है। मित्र शक्ति, तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच है, ठीक है। इसको याद कैसे रखना है? देखिए मित्र शक्ति, तो ये देख, तो शक्ति हो गया भारत फ्रांस, लेकिन मित्र की बात है तो देखिए मित्र शक्ति श्रीलंका में जब जैसे रामायण में जो जैसे कि वो थे ना विभीषण जी, श्रीलंका के थे। रावण जब युद्ध हो रहा था है ना रावण और राम भगवान के बीच, तो उसमें मित्र बन गए थे कौन? विभीषण। श्रीलंका के में एक मित्र था अपना, कौन? विभीषण, ठीक है। तो ये मित्र बने थे, तो वहीं से रिलेट करना है। श्रीलंका से मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच है। उदार शक्ति है ये मलेशिया, है ना, मलेशिया। उदार का मतलब होता है क्या? मुलायम जैसे है ना, मलेशिया है ना। उदार शक्ति भारत और मलेशिया, ऐसे रिलेट करके याद रखना है। नेक्स्ट है आपका नोमेडिक एलिफेंट, ये है भारत और मंगोलिया। नोमेडिक एलिफेंट है भारत और मंगोलिया के बीच है। नोमेडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया है। और अभ्यास मैत्री है ये थाईलैंड के साथ, मैत्री थाईलैंड के साथ है। और होपेक्स ये भारत और मिस्र के साथ है। होपेक्स है ना, मिस्र है ना, ऐसे रिलेट कर लेना। होपेक्स भारत और मिस्र के साथ है। जैमेक्स नाम से याद रहेगा, जापान, जैमेक्स जापान, भारत और जापान के बीच है। धर्म गार्जियन ये भी जापान के साथ है। जैमेक्स और धर्म गार्जियन ये भारत और जापान के बीच है। दोस्ती 16वां अभ्यास भारत और मालदीव श्रीलंका के बीच है। दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है। डस्टलिक ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है। और ट्राइलेट ये क्या? ट्राइलेट भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच है। नेक्स्ट है लमितीय, ये भारत और सेशेल्स, लमितीय सैन्य अभ्यास भारत और सेशेल, लेमेतीय भारत और सेशेल्स के बीच है। समुद्र लक्ष्मण ये भारत और मलेशिया के बीच है। समुद्र लक्ष्मण। और एक कौन था मलेशिया के बारे? मलेशिया था उदार शक्ति, है ना, उदार शक्ति और लक्ष्मण, समुद्र लक्ष्मण ये भारत और मलेशिया के साथ है। नेक्स्ट है आपको तनसिक अभ्यास, ये भारत और सऊदी अरब के बीच है। तनसिक भारत और सऊदी अरब। और डेजर्ट साइक्लोन बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा भी गया एग्जाम में, याद रखना है। डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच है। बोंगो सागर, बोंगो बांग्लादेश नाम से याद रहेगा। बोंगो बांग्लादेश के साथ 2 है, दोनों आपको याद करवाएंगे, ट्रिक से आसानी से याद रहेगा। बोंगो बांग्लादेश हो गया एक संप्रीति है भारत और बांग्लादेश के बीच है। तो संप्रीति जो है, तो एक ऐसे समझिए, बंगला क्या होता है? जैसे होता है ना गाड़ी बंगला, तो बंगला एक संपत्ति है, ठीक है। तो इसको रिलेट करेंगे संप्रीति को संपत्ति से, संपत्ति और बांग्ला यानी कि बंगला एक संपत्ति है, तो ऐसे याद रहेगा आपको, ठीक है। तो संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच सैन्य अभ्यास है, ठीक है। ये सारे महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है, आपको ये निश्चित रूप से आपको याद रखना है, ठीक है। इसलिए इसको एक बार चाहे तो आप एक और रिवीजन कर लीजिएगा, इसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम में आपको लड़ेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के संदर्भ में मिशन दक्ष निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मिशन दक्ष ये शिक्षा से संबंधित है ना, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा इसका करेक्ट आंसर है। मिशन दक्ष जो है शिक्षा से संबंधित है। इसका लक्ष्य पूछे क्या है? तो सरकारी स्कूलों में छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर बनाना है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 दिसंबर 2023 में मिशन दक्ष की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न और भी क्या याद रखना आपको? भारत में मिड डे मील की योजना की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995 में हुआ था, ठीक है ना। भारत में सार्वजनिक रूप से इंटरनेट की शुरुआत भी 1995 में हुआ था। तो मिड डे मील की योजना की शुरुआत 1995 में हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुआ? तो 2002 में हुआ था, ठीक है। ये याद रखना, 2001 और 2002 के बीच में हुआ था सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 का ए में है, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। और ये 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में ये जोड़ा गया था, और 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड सेलेक्ट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो व्हाट टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, यहाँ पर स्पीच होना चाहिए। द अंडरलाइंड वर्ड्स बिलोंग्स टू आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुँचाया है ना, आई हर्ट माई सेल्फ। तो आई हर्ट माई सेल्फ यानी कि खुद को ही अगर वो नुकसान पहुँचाता है तो खुद को पर कोई प्रभाव पड़ता है तो वो कहलाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है ना। आंसर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हम्मुराबी की विधि संहिता किस सभ्यता की देन है? तो हम्मुराबी की विधि संहिता ये किसका? तो बेबीलोनिया की है, बेबीलोनिया सभ्यता की ये देन है, ठीक है। बेबीलोनिया सभ्यता की ये देन है हम्मुराबी, ठीक है। अब रही बात क्या इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये संहिता 1750
है ना, बीसी में, है ना, ईसा पूर्व में 1750 बीसी में ये हम्मुराबी के शासनकाल के दौरान ये लिखी गई थी ये संहिता। 1750 बीसी हम्मुराबी के शासनकाल में, ठीक है। हम्मुराबी जो है ना ये संहिता 282 ये कानूनों का एक समूह था जिसे बेबीलोन के राजा पत्थर पर खुदवाया था, ठीक है। ये याद रखना है आपको, 2 पॉइंट्स यहाँ पर, ठीक है। बेबीलोन जैसा आया है नाम है तो एक है बेबीलोन, ठीक है, बेबीलोनिया। तो बेबीलोन से एक प्रश्न याद रखना, क्या मालूम, बेबीलोन, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बेबीलोन में हुआ था 323 बीसी में। 323 बीसी में बेबीलोन में ही सिकंदर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईश्वर के प्रति अमूर्त की पूजा को डेस कहा जाता है, तो ईश्वर के प्रति अमूर्त की पूजा को, ये अमूर्त की पूजा को क्या कहा जाएगा, तो यहाँ निर्गुण भक्ति कहा जाएगा, है ना, निर्गुण भक्ति कहा जाएगा, ठीक है। भक्ति से रिलेटेड कुछ प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्ति की शुरुआत हुई थी कहाँ, तो दक्षिण भारत में हुई थी 7वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ था, ठीक है। और इसको शुरुआत किसने किया था, भक्ति आंदोलन को अलवार और नैनार संतों ने किया था, ठीक है। अलवार और नैनार संतों ने किया था। अब यहाँ से दोनों से प्रश्न पूछा जाता है, अलवार और नैनार संतों से, ठीक है। क्या क्या प्रश्न आएगा, तो पूछेगा कि अलवार ये कौन सा, किसके उपासक थे, किसकी पूजा करते थे, अलवार ये वैष्णव संत थे, ठीक है। और नैनार जो है ये शैव संत थे, यानी भगवान शिव की पूजा करते थे, ठीक है। इसको याद कैसे रखना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, अलवार और नैनार। तो देखिए नैनार जो है ना शैव संत थे, तो नैनार जैसे कि देखिए शिव भगवान है, शैव संत थे, तो नैनार से दिमाग में तुरंत आ जाता है क्या, नयन, है ना, नयन, 3 नयन थे, देखिए यहाँ पर एक है नयन है, मस्तिष्क पर जो है नयन, तो नैनार से रिलेट कर लेना क्या, नयन से 3 नयन, त्रिनेत्र, है ना, तो 3 नयन है किसके, भगवान शिव के हैं, तो शैव संत हो जाएगा नैनार, ठीक है। आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, याद भी रहेगा। तो नैनार से तुरंत नयन, तो त्रिनेत्र है ना, तो शंकर भगवान के 3 नयन थे, तो वहाँ से रिलेट हो जाएगा भगवान शिव के पूजा करने वाले नैनार कहलाया, ठीक है। और फिर बाकी अलवार जो है वो वैष्णव संत कहला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक और प्रश्न आता है, क्या मारो, कि अलवार में कितने संत थे, तो अलवार में 12 संत थे, ठीक है, 12 संत थे। और 12 से रिलेट कर लेना क्या, 12वीं अनुसूची में नगरपालिका है, ठीक है। नगरपालिका किस अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में है, ठीक है। और तो अलवार हो गया, इसमें 12 संत, और नैनार में पूछेगा तो उसमें 63 संत थे। 63 से याद रखना है, एक जतिन दास थे जो कि क्रांतिकारी थे, 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वहाँ से याद रख लेना है। नैनार जो है ये 63 संत नैनार में रहते थे, ठीक है, नैनार में, ठीक है। चलिए इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर याद रखना बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट में निम्नलिखित में से कौन साब बाट एनामिसिग टूल नहीं है, तो कौन सा है ना, कौन सा वाट एनामिसिग टूल इसमें से कौन सा नहीं है ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट में, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ट्रैक चेंज, इसमें नहीं है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक चेंज, कहाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को बिना लाइसेंस और अनधिकृत प्रतियों का उपयोग या वितरण करना क्या कहलाता है, यानी कि बिना लाइसेंस और अनधिकृत प्रतियों का उपयोग करना वो क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर पायरेसी, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है। कंप्यूटर की बात आई है तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म आपसे बहुत पूछा जाता है, याद रखना है। ये क्या, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक पूछा जाएगा रोम यानी रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। और महत्वपूर्ण याद रखना है आपको, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव को अंतरिक्ष में भेजे जाने वाली भारतीय महत्वाकांक्षी अभियान का नाम क्या है, तो ये है गगनयान, है ना। गगनयान जो है ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा, तो गगनयान है, ठीक है। इसकी लॉन्च करने की योजना पहले 2024 में थी, लेकिन ये फिर आगे बढ़कर कब लॉन्च इसको किया जाएगा, 2026 के अंत में इसको लॉन्च किया जाएगा। और इसका नाम क्या रखा गया है, HLV-M3, है ना, जो कि LV-M3 से ही चंद्रयान 3 को भी लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये लॉन्च जो किया जाएगा इसरो के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय का बेंगलुरु में, इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग आत्महत्या की थैली कहलाता है। अब ये समझिए, इसको ऐसे याद कर लेते हैं तो आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होता, आंसर आसानी से आएगा। कैसे याद करना है, देखिए आत्महत्या की थैली, आत्महत्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुसाइड, तो सुसाइड है ना, तो सुसाइड इसमें क्या 200 आ रहा है ना, सुसाइड, तो 200 आएगा आंसर में भी। देखिए सुसाइड यानी कि लाइसोसोम, है ना, इसमें भी 200 आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। कोई कन्फ्यूजन, अगर आप भूल भी जाते हैं तो आसानी से आप
एक ऑप्शन देखते ही आपको आसानी से याद आ जाएगा, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना है, आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइड, सुसाइड यानी कि 200, यानी 200 ऑप्शन में कहाँ है, लाइसोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे याद रख लेना है इसको, ठीक है। आत्महत्या की थैली यानी इसे कहा जाता है। जी, लाइसोसोम की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो गोल्गी बॉडी में होता है, ठीक, गोल्गी बॉडी में होता है। और लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो क्रिश्चियन डी डुबे ने किया था ना, डी डुबे ने इसका खोज किया था लाइसोसोम की, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या है, लाइसोसोम जैसा 3 क्वेश्चन आता है। एक तो लाइसोसोम हो गया, ये आत्महत्या की थैली हो गया। एक माइटोकॉन्ड्रिया आता है, क्या, ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है, ऊर्जा है ना, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और एक आता है राइबोसोम, वो बोला जाता है कि प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो अल्बर्ट बोन कोलिकर ने किया था, अल्बर्ट बोन कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। और राइबोसोम की खोज किया था जॉर्ज ई पैलेडे, जॉर्ज ई पैलेडे ने राइबोसोम की खोज किया था, जिसे प्रोटीन का कारखाना राइबोसोम को कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द राइट कंजक्शन, है ना। कंजक्शन यहाँ पर कौन होगा, ही लिसेंड टू मी, है ना, ही लिसेंड टू मी पेशेंसली, डैश ही हैज एंग्री। देखिए ये क्या बोला, उसने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, जबकि वो हालांकि वो क्या क्रोधित हो चुका था ना, हालांकि वो यानी कि द यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, द ही हैज एंग्री, वह क्रोधित था। नेक्स्ट है रीड द सेंटेंस, है ना, गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर क्या होगा, वी हैव डैश ब्रेकफास्ट एट नाइट। तो यहाँ पर पूछा कौन सा आर्टिकल होगा, तो वी हैव ए ब्रेकफास्ट एट द नाइट, या तो द ब्रेकफास्ट या तो ए ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल वो बताता है जो कोई निश्चित चीज़ें के बारे में बता देता है, ठीक है। अब यहाँ ब्रेकफास्ट किया, क्या किया नहीं किया, मतलब किस टाइप का किया, तो वो चीज़ें तो है नहीं, तो यहाँ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 के विजेता कौन है, तो इसका विजेता कौन हो जाएगा, गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 के विजेता हैं यहाँ गगनदीप कौंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, गगनदीप कौंग, ठीक है। बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, क्या जो गार्डनर पुरस्कार है ये 1957 से गार्डनर फाउंडेशन द्वारा ये प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है, कब से, 1957 से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल प्रणाली क्रूज मिसाइल का उदाहरण है, तो क्रूज मिसाइल का इसमें उदाहरण कौन सा है, तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये क्रूज मिसाइल का उदाहरण है, ठीक है। ब्रह्मोस से आपको याद क्या थे, रखवाए थे, ये ब्रह्मोस किस देश का ये संयुक्त मिसाइल है, ये तो भारत और रूस का है ना, भारत और रूस का ये संयुक्त मिसाइल है। और ये नाम किस पर रखा गया, तो भारत के ये ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी, और रूस का मास्कोवा नदी के नाम पर ये ब्रह्मोस नाम रखा गया ना, मास्कोवा नदी पर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मोस नदी, जो ब्रह्मोस मिसाइल है, तो ब्रह्मोस का नाम रूस के किस नदी के नाम पर रखा गया, और भारत के किस नदी के, तो भारत का ब्रह्मपुत्र और रूस का मास्कोवा नदी के नाम पर ये रखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रामसर आर्द्र भूमि असम राज्य में स्थित है, तो असम में इसमें कौन सा है, तो दीपोर झील जो है ये असम में, ठीक है। दीपोर झील कहाँ है, तो असम में, ठीक है। असम में बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए असम से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको याद रखना है, ठीक है। असम, जैसे कि असम से पूछा जाता है कि कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो असम में, ठीक है। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना ये कहाँ स्थापित किया गया था, असम के डिगबोई में स्थापित किया गया था, ठीक है, ये याद रखना है। और एक प्रश्न क्या आता है, जो कि गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो काजीरंगा, ये कहाँ है, तो काजीरंगा भी असम में, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ये कहाँ है, तो ये भी असम में, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है, माजुली। और सबसे छोटा नदी द्वीप जो है वो उमानंदा, वो भी असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा नदी पुल कौन सा है, तो वो धौला सदिया पुल है, जो कि उसका नाम भूपेन हजारिका पुल भी रखा गया है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, तो ये भी कहाँ है, असम में है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें असम से पूछा जाता है। और क्या पूछा जाएगा, बिहू नृत्य, ये कहाँ का है, तो असम का है, ठीक है। बिहू लोक नृत्य असम से बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। रही बात क्या, रामसर साइट की, तो रामसर साइट की शुरुआत कब हुआ था मालूम, रामसर साइट की शुरुआत 1971 में कहाँ से, ईरान से हुआ था, ठीक। ये सभी चीज़ें याद रखना है। और जो ईरान के ने एक शहर है रामसर, वहीं से 1971 में शुरुआत हुआ था, ठीक है। और ये भारत में लागू कब से हुआ था, 1975 से, ठीक है। और विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व जो आर्द्रभूमि दिवस
ये 2 फरवरी को मनाया जाता है ना। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बिहार में कितने रामसर साइट है, तो 3 रामसर साइट है, ठीक है। बिहार का पहला रामसर साइट पूछा जाएगा तो कांवर झील है बेगूसराय में, और जो 2 नया रामसर साइट घोषित हुआ वो एक ही जगह है और एक ही है, जो कि 2 अलग अलग उसको मान्यता दिया गया है। एक नागी नकटी पक्षी अभयारण्य, यानी कि नागी पक्षी अभयारण्य और एक नकटी पक्षी अभयारण्य, ये दोनों एक ही जगह है, पास में ही जम्मू में है, ठीक है। ये याद रखना है। नेक्स्ट है 5 कोसेक स्क्वायर थीटा -5 कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा, तो इसमें खाली 5 कॉमन ले लीजिए, देखिए आसानी से बन जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 5 कोसेक स्क्वायर थीटा -5 कॉमन ले लिए माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 5 × 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 पेंसिल तथा 12 कलमों का मूल्य कितना 120 रुपया है, और 16 पेंसिल और 14 कलम का मूल्य 200 रुपया है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या होगा, तो इसको समीकरण लिखिए, आसानी से बन जाएगा। जैसे कि बोला क्या, 8 पेंसिल पी लिख दीजिए, 12 कलम तो कलम का के लिख दीजिए, यहाँ कितना मूल्य 120 रुपया है। फिर 16 पेंसिल और 14 कलम का मूल्य कितना है 200 रुपया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ यहाँ तुरंत दिमाग में आ रहा है ना कि यहाँ देखिए 8 को जब दोगुना करेंगे ना तो 16 आ जाएगा, तो 1 को कट करना है तो 1 का आ जाएगा आंसर यहाँ पर, तो ठीक है। इसमें क्या करते हैं 2 से गुना कर देंगे, इसमें 2 के गुना करके फिर घटा देंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ये, ठीक है 16 पे, और ये कितना हो जाएगा 24 के हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 240 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस कर दीजिए, तो ये 16 से 16 कट गया, 24 में से 14 जाएगा तो 10 के हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 240 में से 200 जाएगा तो यानी 40 हो जाएगा। इसको यहाँ 10 से काट देंगे, 4 बार में कट जाएगा, तो के का मान कितना आ गया 4 रुपया आ गया, ठीक है। के का यानी कलम का मूल्य आ गया 4 रुपया, कलम का मूल्य 4 रुपया आ गया के का मान, ठीक है। कलम का मूल्य यहाँ पर 4 रुपये दिया हुआ है, बाकी कलम का मूल्य ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा दिमाग ये भी रखना है कि आपको ऑप्शन से जैसे एक निकालें, ऑप्शन छांट के आप, इससे क्या होता है ये उसी के लिए दिया जाता है जो स्टूडेंट इसमें थोड़ा तेज़ तर्राक हो, ताकि अब उसका समय बचे। अब क्या कोई स्टूडेंट क्या फिर आप पेंसिल का भी मूल्य निकालेंगे तो उसका टाइम लगेगा, और ये क्या डी आंसर लगा के निकल गया, क्योंकि अब इसके अलावा आंसर हो ही नहीं सकता कुछ, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्मार्टनेस दिमाग आपको रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक म्यूजिकल चेयर गेम में जो व्यक्ति संगीत बजा रहा है उसे सलाह दी गई है कि संगीत प्रारंभ में 5 मिनट में कभी भी संगीत बंद कर दे। पूरे 5 मिनट की बात हुई है। इसकी एक प्रारूप है, यानी कि एक संभवता है, प्रायिकता है कि संगीत प्रारंभ होने के 2 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रायिकता 2/5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, कि अनुकूल जो है समय 2 मिनट और संभव समय जो है 5 मिनट, ठीक है। तो 2/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बेला डीला, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा गया। देखिए आपसे कि बेला डीला किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बेला डीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, और ये बेला डीला है कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। याद रखना बेला डीला ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है, जहाँ हेमेटाइट अयस्क के 14 निक्षेपों की खोज हुई थी। अब रही बात क्या, भारत में जो है मुख्यतः कितने प्रकार के 4 प्रकार के लौह अयस्क पाया जाता है, कौन कौन सा, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट पाया जाता है, ठीक है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है, जिसमें 60 से 72% लौह अयस्क पाया जाता है, लौह अंश पाया जाता है, ठीक है। हेमेटाइट लोहे की दूसरी सर्वोत्तम किस्म है ना, और भारत का अधिकांश लोहा इसी प्रकार का है। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था, किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था, तो आपको जगह का नाम दे दिया गया था, आप पूछा कि ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसी टाइप के आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद रखना है। जैसे बेला डीला पूछा किस लिए, तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार आपको लौह अयस्क के लिए और कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है वो याद रखना है। देखिए यहाँ पर आपके लिए लिस्ट लाएँ, देखिए आपसे अगर पूछा जाए बादाम पहाड़ी ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। गुरु महिसानी ये भी लोहा अयस्क, यानी लोहा अयस्क के लिए सभी चीज़ लाए हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें, ठीक है। जैसे कि दल्ली, राजहरा, बेला डीला, ये सब क्या छत्तीसगढ़ में लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। दंतेवाड़ा, बस्तर, बिलासपुर ये सब लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और नोवा मुंडी, पलामू, सिंदूरपुर झारखंड में ये लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बेल्लारी, शिमोगा, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख ये कर्नाटक में, और बाबा बुदन ये सब लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और वारंगल, कुर्नूल, रामल्ला, कोटा और नेल्लोर ये आंध्र प्रदेश में लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है, अभी वर्तमान में सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है उड़ीसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन 1 में दिया हुआ है कि शिवालिक की तलहटी में भाबर प्रदेश का निर्माण पाया जाता है।
भाबर प्रदेश का निर्माण पाया जाता है। और दूसरा क्या है, नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय तलहटी में कंकड़ पत्थरों का निक्षेप करती है। ये दोनों सही है मालूम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन सही है। कथन 2 और कथन 1 की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन क्या दिया कि यह नीति जो है ना 2011 में जारी की गई थी, ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है ये कब जारी हुआ था, तो ये 2000 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 2000 में, है ना। और यहाँ पर दिया 2011, ये गलत हो गया। 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, ये सही है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में ये सही है। बालिकाओं के शीघ्र विवाह को प्रोत्साहन देना, ये गलत है। बालिकाओं को देर से विवाह करने का प्रोत्साहन किया गया था। और नवजात मृत्यु दर को प्रति जीवित 1000 जन्मों पर 10 से नीचे लाना है, ये गलत है। वहाँ पर इसका लक्ष्य क्या था, 100 से नीचे लाना है। ठीक है, तो इस तरह से करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रारंभ ये कब हुआ था, तो किस वर्ष में, तो ऊनी वस्त्र उद्योग ये प्रारंभ हुआ था 1876 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण देश द्वारा किया जाता है। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण ये किया जाता है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और इसका गठन कब हुआ था, 1999 में हुआ था। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया जाता है, तो CSO यानी सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, कथन दिया हुआ कि इन्वेंटरी को निवेश के रूप में देखा जाता है। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होता है, इन्वेंटरी में परिवर्तन निवेश होता है, ये तीनों सही है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनवरी 2015 में भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक चर्चित माप है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाजार कीमतों पर सकल जोड़ा गया मूल्य, है ना, बाजार कीमतों पर सकल जोड़ा गया मूल्य। ठीक है, जब राष्ट्रीय आय जो है भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की अनुमान किसने लगाया था, दादा भाई नेहरू जी ने लगाया था। और कितने रुपये प्रति व्यक्ति आय लगाया था, तो 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय दादा भाई नेहरू जी ने लगाया था। दादा भाई नेहरू जी की बात करें तो भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नेहरू जी को ही कहा जाता है। धन निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नेहरू जी ने ही दिया था। ठीक है, ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो पुल्लिंग शब्द इसमें से दही जो है ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, होता क्या है, जिसमें ई की मात्रा है ना, दही है ना, ई की मात्रा वाले ज़्यादातर शब्द क्या होता है, वो स्त्रीलिंग होता है। लेकिन यहाँ कुछ अपवाद है, जैसे घी, मोती, दही, पानी, ये सब क्या पुल्लिंग है। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विच प्रीफिक्स कैन द गिवेन वर्ड टेक डैश अपीयर, है ना, यहाँ पर क्या लगेगा, तो देखिए प्रीफिक्स यानी पहले क्या आएगा, तो अपीयर में कौन सा शब्द इसमें पहले जोड़ेंगे जो कि एक नया शब्द अच्छा बन जाएगा। ठीक है, अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा। तो इसमें क्या आएगा मालूम, डिसअपीयर। डिसअपीयर मतलब होता है गायब हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें सही विकल्प को भरना है, कौन सा होगा इसमें, आफ्टर द गेस्ट डैश वी डैश द वॉशिंग, है ना, यानी कि क्या हुआ कि आफ्टर द गेस्ट, यानी कि यहाँ पर दो टाइप का होता है ना, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, और फिर प्रेजेंट पास्ट टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आफ्टर द गेस्ट हेड लेफ्ट, है ना, यानी कि चले जाने के बाद हेड लेफ्ट होगा, आफ्टर द गेस्ट हेड लेफ्ट वी डिड द वॉशिंग, फिर उसने क्या, हम लोग वो जो भी वॉशिंग किए। ठीक है, आफ्टर द गेस्ट हेड लेफ्ट यानी चले गए थे उसके बाद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई आकृति को देखकर बैक्टीरिया का प्रकार क्या है वो पहचानना है आपको, है ना। जैसे इस टाइप की बैक्टीरिया क्या होती है, यानी कि गोल गोल रहता है और ये जुड़ा हुआ रहता है ना, माला जैसा ये जुड़ा हुआ रहता है, गोल 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 गोल, ये एक जुड़ा हुआ रहता है श्रृंखला में। ये जो दिया हुआ है ये किस प्रकार के बैक्टीरिया को दर्शाता है ना, आपको ऑप्शन दिया है वो किस प्रकार की बैक्टीरिया है, स्वरसोना बैक्टीरिया है, या तो अस्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, या तो एस्पिरिलियम बैक्टीरिया है, या तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। ठीक है, अब ये प्रश्न क्या है, कुछ प्रश्न हार्ड प्रश्न पूछा जाता है, तो ये सब हार्ड प्रश्न में आ गया। ठीक है, तो इसलिए चित्र से आपको पहचानना है किस प्रकार का बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर पहचान करवाते हैं ताकि आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं ये सभी चीज़ जो चारों ऑप्शन में दिया हुआ है ना, सभी बैक्टीरिया के बारे में किस टाइप का होता है। ठीक है, तो स्वरसोना है पहले, तो स्वरसोना की बात करते हैं। देखिए स्वरसोना बैक्टीरिया जो है
जिसको ये भी बोलते हैं क्या, स्वर सोना बैक्टीरिया, जैसे सेरसीना बैक्टीरिया, सेरसीना भी इंग्लिश में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, देखिए स्वर सोना यानी सेरसीना बैक्टीरिया एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का वंश है। यह क्लास्ट्रीडिएसी परिवार का हिस्सा है। स्वर सोना बैक्टीरिया का आकार घनाकार होता है ना, तो ये इस टाइप का अगर चित्र देगा तो ये क्या हो जाएगा, सेरसीना बैक्टीरिया हो जाएगा, है ना। इस पर घनाकार है ना, तो इस घनाकार इसका आकार होता है, किसका घनाकार होता है, स्वर सोना बैक्टीरिया के। तो इस प्रकार का चित्र देगा तो क्या हो जाएगा, स्वर सोना बैक्टीरिया ये, ठीक है। फिर बात करते हैं स्टेफाइलोकोकस है ना। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया भी एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। यह अंगूर के गुच्छे की तरह होता है ना। कैसे होता है, अंगूर के गुच्छे की तरह, ये पूरा गुच्छा की तरह है ना, अंगूर के गुच्छे की तरह दिखता है। यह त्वचा या खाद्य संक्रमक आदि का कारण बन सकता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, तो ये है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ये, ठीक है, अंगूर के गुच्छे की तरह होगा ये। और ये क्या, अस्पिरिलियम बैक्टीरिया ये क्या है, इसकी आकृति सर्पिल और घुमावदार होता है ना। देखिए ये सर्पिल या घुमावदार ऐसे होता है, ठीक है। तो इस तरह से बैक्टीरिया जो है ये अस्पिरिलियम बैक्टीरिया कहलाता है। अस्पिरिलियम बैक्टीरिया सर्पिल यानी कि सर्पिल और घुमावदार होता है, इसलिए इस जीवाणु को सर्पिल बैक्टीरिया भी कहा जाता है। और यह बैक्टीरिया जलीय वातावरण में पाया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का चित्र देगा तो क्या हो जाएगा, अस्पिरिलियम बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये चीज़ें आपको बता चुके हैं, ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। ये क्वेश्चन आया था क्या, स्ट्रेप्टोकोकस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसके संक्रमण से स्ट्रेप थ्रोट, निमोनिया, मूत्र मार्ग में संक्रमण, त्वचा संक्रमण आदि होता है। तो ये गोल गोल इस तरह से पूरा जुड़ा हुआ होता है ना, गोल गोल जुड़ा हुआ होता है। ये हो गया स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। तो एक बार फिर समझिए, देखिए ताकि आपको आसानी से याद रहे। स्वर सोना बैक्टीरिया हो गया, ये घनाकार हो जाएगा, ठीक है, ये चित्र रहेगा। और स्टेफाइलोकोकस ये अंगूर के गुच्छे की तरह होगा। और ये जो है अस्पिरिलियम ये सर्पिलाकार या घुमावदार होगा, है ना, इस तरह से जैसे घुमा घुमा है इस तरह से रहेगा, ये अस्पिरिलियम बैक्टीरिया होगा। और स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है ये रहेगा, ये गोल गोल जैसे माला जैसा ये जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से इसको चित्र देखकर समझ सकते हैं, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक संकरण में ई और जी है ना, कैपिटल जी फूले हुए वो हरे रंग के पांड का प्रतिनिधित्व करता है, और आई और स्मॉल जी संकुचित वह पीले रंग के पौंड का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो पौधे जो TIGG आनुवांशिक रचना वाले हैं उनका पोड होगा। तो उनका पोड यहाँ पर क्या होगा, तो संकुचित वो पीला होगा। इसका करेक्ट आंसर हो गया संकुचित वो पीला होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, और एक जो नेक्स्ट वीडियो है क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे। तो इसका आप आंसर आप तब तक कमेंट में लिखिएगा क्या होगा आंसर, ठीक है। निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।